नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पर। अब की बार हमारी जो ये मुलाकात है ये काफ़ी समय के बाद में हो रही है। काफ़ी समय भी हो गया। कुछ पारिवारिक कारण थे और कुछ दूसरे कारण भी थे और कुछ आप बहाने भी समझ सकते हो। इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं प्रयास करूँगा आगे से रेगुलर हमारी क्लास के वीडियो डाले जाएँ। तो अपन हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने कुछ वर्ण विचार से संबंधित क्लासेज अपलोड की थी। आपने क्लासेज देखी है। वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटे छोटे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित पूछ जाते हैं, तो उनको देखा है हमने। और उसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी लंबा चलने वाला होता है, थोड़ा जो पढ़ने वाले होते हैं उनको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है इसमें। और संधि टॉपिक हमने देखना शुरू किया था और समास के एक दो वीडियो डाले थे शायद। उन सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो दोबारा अपने वीडियो डालें। तो संधि टॉपिक अपन ने देखना शुरू किया था। संधि का जो विभाजन है वो हमने 3 तरीकों से किया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के जो 5 भाग है, पांचों के पांचों हम देख चुके हैं, क्लासें अपलोड हो चुकी है। उसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया जाएगा और हमारी क्लास के हर वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, तो उसमें आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ कोई भी चीज़ आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। आज हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे मैं अमूमन तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं लिखता हूँ और पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने भी मुझे सलाह दी, कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप पहले लिख लें, ताकि क्या है कि विद्यार्थियों का समय भी कम खराब हो और आपका समय भी खराब कम हो। इसलिए आज मैंने थोड़ी टेक्निक बदली है। व्यंजन संधि के बारे में हम देख रहे थे। तो व्यंजन संधि वैसे अमूमन आप गाइडें देख लो, किताबें देख लो, कहीं भी इसको पढ़ो तो इसके लगभग 12-13 नियम आपको देखने को मिलते हैं। 12-13 नियम है, उस नियमों के आधार पर व्यंजन संधि पढ़ी जाती है। पर मैंने प्रयास किया मेरी तरफ से, हालांकि कोई वो प्रमाणिक नियम नहीं है, लेकिन आपको याद रह जाए इसलिए मैंने ये जो नियम है इनका वर्गीकरण किया है 5 अलग अलग भागों में। इसको अपन देख लेते हैं, थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। इसका पहला नियम देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा। वो आपको केवल याद रखने में सहायता करेगा। हालांकि कहीं भी आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। मैंने भी कहीं गाइडें पढ़ी, कई किताबें पढ़ी, ऐसा नियम मिलता नहीं है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाने का प्रयास किया है। इस तरीके से मैंने सोचा कि अगर मुझे समझ में आ सकता है तो आपके लिए भी काफ़ी सहयोगी हो गया। वर्गीकरण का मतलब है मैंने अलग अलग व्यंजन संधि अमूमन 12-13 नियमों में मिलती है। मैंने उन 12-13 जो नियम है उनके 5 वर्ग कर दिए, ताकि आप अगर 5 वर्गों का उनका जो वर्गीकरण है उनको अगर अच्छे से अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपको ये नियम याद रह जाएंगे। नहीं तो क्या है कि 12-13 नियम लगातार होते हैं तो आदमी एक नियम के अंदर दूसरा नियम घुस जाता है और फिर क्या हो जाता है कि वो नियम आपके पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी देखो, चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा आप जानते हैं। व्यंजन का मतलब होता है एक ऐसी संधि जिसमें व्यंजनों का मेल हो या व्यंजन के साथ में स्वर का मेल हो। व्यंजनों का मेल हो या व्यंजन के साथ में स्वर का हो, या तो दोनों व्यंजन होने चाहिए मेल में दोनों तरफ, और या फिर एक स्वर हो एक व्यंजन हो, या एक व्यंजन हो एक स्वर हो। तो वह ध्वनि विकार जो परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। कितने वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। वैसे ये संधि की परिभाषा है, लेकिन इसमें आगे दिया गया है, इसमें कंडीशन डालेगी आगे। वह ध्वनि विकार जो परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है जिसमें दोनों वर्ण व्यंजन हो। दोनों वर्ण क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए, या एक वर्ण व्यंजन अनिवार्य रूप से हो। तो या तो दोनों वर्ण व्यंजन हो। दोनों व्यंजन का मतलब क्या है? ये प्लस है, इधर भी व्यंजन हो और इधर भी व्यंजन हो, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इधर भी व्यंजन और इधर भी व्यंजन। दोनों तरफ जब व्यंजन हो, या फिर इधर अगर स्वर है तो कम से कम एक तरफ तो व्यंजन होना चाहिए। ये जो लाइन है इसका मतलब है कि अनिवार्य रूप से एक व्यंजन का होना, एक वर्ण का व्यंजन होना जरूरी है। तो ऐसी जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है, पूछने की गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसका पहला नियम है, इसको अपन देख लेते हैं। इसको देखने के बाद में हम वर्गीकरण करेंगे। मैंने क्या ये पहले लिख लिया है, इसको थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इसका वर्गीकरण करेंगे। तो जो पहला नियम है, इसमें वैसे 12-13 नियम है टोटल। पहले नियम में पहला नियम कुछ ऐसे है, मैंने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया है। जो हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्णमाला पढ़ी थी, तो उसमें 5 वर्ग होते हैं अलग अलग: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उन 5 वर्गों का पहला वर्ण, ये वर्ग का पहला वर्ण यहाँ लिखा हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा तो वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ग के पहले वर्ण से संबंधित नियम है। और वर्ग के पहले वर्ण से संबंधित 2 नियम पढ़ेंगे हम। कितने पढ़ेंगे? 2। ये पहला नियम है। तो वर्ग का पहला वर्ण यानी क वर्ग का पहला क्या होता है? क, च वर्ग का पहला च, ट वर्ग का पहला ट
और त वर्ग का पहला त और प वर्ग का पहला प, यानी प्लस के इस तरफ क च ट त प होगा और प्लस के इस तरफ कोई सगोश वर्ण होगा। क्या होगा? सगोश वर्ण। सगोश वर्ण का मतलब है यहाँ पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर, यानी सगोश के अंतर्गत क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन से वर्ण? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, ल, व, ह और सारे के सारे स्वर, ये किसमें आते हैं? सगोश में। तो इसके बाद में सगोश आना चाहिए। सगोश वर्ण से मतलब है पंचम वर्ण, यानी लास्ट वाले जो 5 वर्ण होते हैं, ड़ है, ण है, न्य है, म है, ये वाले नहीं होने चाहिए, न है। इनके अलावा यानी कि सारे के सारे स्वर, सारे के सारे स्वर क, च, ट, त, प के बाद में यदि कोई स्वर आए या फिर य, र, ल, व, साथ में शायद ह भी है, य, र, ल, व आए, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। ये मैंने आपको बता दिया, सगोश वर्ण में वर्ग का तीसरा या चौथा, क्योंकि सगोश में तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। पांचवा आपने यहाँ हटा दिया इसमें पंचम वर्ण को छोड़कर, तो यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा। आपको इतना याद रखना है, क, च, ट, त, प के बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, सारे के सारे स्वर और य, र, ल, व यदि आते हैं, यदि आते हैं तो बराबर क्या होगा? वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बराबर क्या होगा? जो हो जाएगा वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरे वर्ण का मतलब क्या? यह पहला वर्ण था, ये क है, तो ये किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। कौन से वर्ण में? क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग बन जाएगा। यदि च आ गया तो च का तीसरा वर्ण क्या है? ज के रूप में बदल जाएगा। यदि ट आ गया तो ट किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा। यदि त आ गया तो द में बदल जाएगा और प आया तो ब के अंतर्गत बदल जाएगा। तो यहाँ कुछ उदाहरण है, इनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ सत प्लस विचार। क्या दिया हुआ है? सत प्लस विचार। तो यहाँ त आ रखा है, त के बाद में व आ गया, त के बाद में व आ गया, यानी य, र, ल, व में से आ गया, ये पहला वर्ण आ गया, वर्गों में से किसी एक वर्ग का पहला वर्ण हो गया, उसके बाद वो आ गया। तो हमारा नियम ये कहता है कि जब इधर पहला वर्ग हो और इधर यह कोई भी सगोश व्यंजन आ जाता है तो त की जगह कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण, यानी कि त का क्या हो जाएगा? द। तो सत विचार का यहाँ क्या हो गया? सद विचार। उसी तरीके से यहाँ सत प्लस गुरु, तो सत ये त है, उसके बाद ये ग आ गया, त के बाद में क्या आ गया? ग आ गया। तो ग क्या है? तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तीसरा, यानी कि ये सगोश है। तो त के बाद में जब ग आ गया तो त का क्या हो जाएगा? द। तो ये हो गया सदगुरु। क्या हो गया? सदगुरु। उसके बाद दिक प्लस अंबर, तो ये क है, यानी कि पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्णों में से जो पंचम वर्ण नहीं, सॉरी माफ करना, जो 5 वर्ग है, 5 वर्गों में से क वर्ग पहला वर्ग है, उसका ये पहला अक्षर है। तो यहाँ क, च, ट, त, प दिया हुआ है, तो क के बाद में यदि कोई भी स्वर आ गया, अ आ गया, तो भी क का क्या हो जाएगा? ग। तो ये हो जाएगा दिक प्लस अंबर का दिगंबर। यानी कि दिक का मतलब होता है दिशाएं और अंबर का मतलब होता है कपड़े, यानी ऐसे लोग जिनके, जो ऐसे व्यक्ति, दिगंबर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनकी दिशाएं है वही कपड़े है, जो चारों तरफ दिशा, यानी वो कुछ भी पहनते नहीं है। दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, यहाँ क दे रखा है, उसके बाद ये स्वर आ गया, तो ये क्या क किसमें बदल जाएगा? ग में। तो ये हो जाएगा दिगंत। क्या हो जाएगा? दिगंत। यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये अ जुड़ गया है, अ जुड़ने की वजह से क क्या हो गया है? पूरा। तो ये हो गया दिगंत। दिगंत का मतलब होता है दिन का अंत। उसके बाद अच प्लस अंत, क्या दे रखा है? अच प्लस अंत। यहाँ च आ रखा है, च के बाद में वापिस स्वर आ गया, तो च किसमें बदल जाएगा? ज में। तो इसका हो गया अजंत। क्या हो गया? अजंत। सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र दे रखा है यहाँ, तो ये ट है, ट के बाद में ये आ गया। तो अपने को पता है कि जब ट के बाद में अघोष आ गया तो सगोष आ गया, तो ये ट किसमें बदल जाएगा? ड में। तो ये हो गया षड्यंत्र। क्या हो गया? षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब साजिश। उसके बाद भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, यह त है, त के बाद में ग, ग तीसरा वर्ण है, यानी कि ये सगोष है। तो त के बाद में जब तीसरा वर्ण आ गया, त पहला वर्ग का पहला अक्षर है, त के बाद तीसरा वर्ण आ गया, तो इसका मतलब ये त किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो त, थ, द, यानी कि ये हो जाएगा भगवत गीता। इसी तरह के उदाहरण है। उत प्लस भव, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कम पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। उद्भव शब्द के बारे में आप परिचित है। उद्भव का मतलब किसी भी चीज का कहीं से जन्म लेना या पैदा होना, उसे उद्भव कहते हैं। तो उत प्लस भव, ये त दे रखा है, तो त के बाद में जब भ आ गया, भ इसका मतलब कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, यानी कि ये सगोष है। तब ये उत प्लस भव का क्या हो गया? उद्भव। क्या हो गया? उद्भव हो गया। जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, त है, त के बाद स्वर आ गया, त का द हो जाएगा जगत प्लस, सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हाँ सही है, सही लिखा हुआ है, जगत प्लस आनंद, तो ये हो जाएगा जगदानंद। क्या हो जाएगा? जगदानंद। वैसे तो ये शब्द क्या होना था? होना तो ये कुछ इस तरीके से था, जगद आनंद, है ना, ऐसे होना था। अब ये आ है, ये आ है, द के पीछे जुड़ जाता है, इसलिए इसकी मात्रा क्या बन गई? दा की, इसलिए हो गया जगदानंद। उसके बाद अप प्लस ज, अप प्लस ज, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला,
और अब से मतलब है पानी में, यानी पानी में जन्म लेने वाला। तो अब प आ गया, प के बाद में ज आ गया, तो ज किस में बदल जाएगा, ये जो प है ये किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में। तो प का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, प फ ब, यानी कि क्या हो जाएगा अब्ज। अब्ज कहते हैं कमल को, किसको कहते हैं, पानी में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप यानी कि पहला वर्ण है, यरलव आ गया यानी कि सगोश है, तो इसका मतलब त के बाद में जब सगोश आ गया तो ये त किसमें बदल जाएगा, द में हो गया तद्रूप, और इसको ऐसे भी लिखते हैं तद्रूप। उसके बाद में दो एक उदाहरण और है इसके, वाक प्लस जाल, क आ गया यानी कि वर्ग का पहला अक्षर है, और ये सगोश हो गया तीसरा अक्षर है, तो ये क किसमें बदल जाएगा, ग में, तो ये हो गया वाक जाल। उसके बाद सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, तो यहाँ ट है, ट के बाद स्वर आ गया तो मतलब ट किसमें बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सडानंद। उसके बाद जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, यहाँ त आ रहा है, त के बाद स्वर आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है तो इसका मतलब स्वर क्या है, सगोश है। तो इसके बाद में जब त है जो पहला वर्ण है, इसके बाद सगोश आया तो ये त किसमें बदल जाएगा, द में, तो ये हो जाएगा जगदम्बा। क्या हो जाएगा, जगदम्बा। जगत प्लस अंबा का क्या हो जाएगा, जगदम्बा। तो ये इसका पहला नियम था। अब हम इसका देखेंगे वर्गीकरण। तो ये व्यंजन संधि है, उसके नियमों का मैंने वर्गीकरण किया है। हालांकि ये कोई किताब में आपको ऑथेंटिक रूप से लिखे हुए नहीं मिलेंगे, केवल आपकी सहूलियत के लिए आप अच्छे से याद कर पाएं, केवल याद करने के हिसाब से मैंने ये वर्गीकरण किया, आप उसको लिख लें ताकि आपको सहूलियत रहे। तो सबसे पहला जो है अपने नियमों का वर्गीकरण किया है, व्यंजन संधि नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोई अलग से स्वर संधि की तरह, जैसे स्वर संधि में 5 प्रकार है वैसे कोई प्रकार नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ इसको भी 5 भागों में बांटने का प्रयास किया है। अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कैसे बनाया है। तो सबसे जो पहला है वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित नियम, यानी इसमें नियम है, हम नियमों को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। तो वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित नियम, तो वर्ग के प्रथम वर्ण का मतलब है, वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन है, उसका पहला पहला अक्षर है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित नियम कितने हैं, 2। पहला नियम हम पढ़ चुके हैं, पहला नियम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कौन सा, जो क, च, ट, त, प के बाद में जब कोई सगोश व्यंजन आता था तो उसका तीसरा वर्ण में वो तीसरे वर्ण में बदल जाता था। इसको हम देख चुके हैं। इसका एक नियम और है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद में स्वर से संबंधित नियम, स्वर से संबंधित नियम कितने हैं, 3, यानी स्वरों से संबंधित, जहां प्लस के इस तरफ या इस तरफ एक स्वर आता है तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो, हाँ स्वरों से संबंधित नियम कितने हैं, 3। तो आप आसानी से याद कर सकते हो 3 नियम कौन कौन से, उसको अपन देखेंगे, अपन इसी क्रम में देखेंगे ताकि आपको याद रहे। तो वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित 2 नियम है, 2 में से एक अपन देख चुके हैं, अगला हम अभी देखेंगे। और त वर्ण से संबंधित नियम, त वर्ण प्लस के इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा तो उससे संबंधित नियम है, कितने नियम है, 4 नियम है। और पंचम वर्ण, ड़, ञ, पंचम वर्ण आपको पता है जो 5वां वर्ण होता है वर्ग का, उसे पंचम वर्ण कहते हैं। तो उससे संबंधित जो नियम है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना, से संबंधित नियम, ये लाइन दी, इसका मतलब ये है कि त वर्ण से संबंधित नियम। पंचम वर्ण से संबंधित नियम है, वो नियम कितने हैं, 3 नियम है। और सम उपसर्ग से संबंधित नियम, एक सम उपसर्ग से संबंधित नियम भी आता है। तो कुल मिला के कितने नियम है, 2, 3, 5 और 4 9, 9, 3, 12 और 13। व्यंजन संधि में कुल कितने नियम है, 13। तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख लें। मैं इसको रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप आसानी से इसको लिखें। लिखने के बाद में मैं आपको इसी तरीके में इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, आप जीवन में कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अन्यथा क्या होता है कि मैंने खुद ने भी कई बार प्रयास किया, मैं खुद भी भूल जाता था, कभी कभी कोई ना कोई जो नियम होता था वो दूसरे नियम में घुस जाता था, और अक्सर परीक्षाओं में हम गलतियां करके आ जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें नौकरी न प्राप्त करके या बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ कुल 5 भागों में मैंने इसको बांटा है। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, केवल मेरे द्वारा बांटा गया है, आपको याद करने में आसानी हो इसीलिए मैंने इसको बांटा है। आप इसको लिख लें। इसके बाद में हम देखते हैं ये वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित 2 नियम है। पहला नियम हमने अभी पढ़ा है, दूसरा नियम क्या है उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो अब हम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण से संबंधित 2 नियम दिए हमने, आगे वाले हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमने वर्गीकरण किया वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित नियम है। तो क, च, ट, त, प से संबंधित पहला नियम हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा नियम क्या है उसको देख लेते हैं। वही है, इस तरफ तो वही आएगा, क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प आपको याद हो तो उसमें क्या था, क, च, ट, त, प के बाद में सगोश वर्ण आता था। क्या आता था, सगोश वर्ण। पहले नियम में सगोश वर्ण आता था। तो सगोश वर्ण में हमने क्या छोड़ा था, पंचम वर्ण छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, पंचम वर्ण छोड़ दिया था। उसके अलावा सब कुछ ले लिया था पहले नियम में। यहाँ पंचम वर्ण लिया जाएगा, यानी क, च, ट, त, प के बाद में क्या आएगा, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी कि क वर्ग का 5वां अक्षर ड़, ट वर्ग का 5वां अक्षर ण्य, ण, न और म। इनमें से
यानी क च ट त प के बाद में पंचम वर्ण का कोई भी अक्षर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, इनके आने से क्या होगा, वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि ये वर्ग के सारे प्रथम वर्ण है, तो क आएगा तो ड़ में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में बदलेगा, है ना। कौन से वर्ण में, यहाँ जो पंचम वर्ण आएगा उसमें नहीं बदलेगा। क च ट त प के बाद में यदि पंचम वर्ण आता है, इनमें से कोई भी एक अक्षर आता है तो बराबर क्या होगा, ये जो क च ट त प है ये अपना जो वर्ग है उसके पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे, यानी क ड़ में बदल जाएगा, च ण में बदल जाएगा, ट का लास्ट पांचवा वर्ण ण होता है, त का न होता है और प का म। इसके कुछ उदाहरण है, बहुत सरल है, कोई ज्यादा नहीं है। तो दो नियम हमने देख लिए, दूसरा नियम हम देख रहे हैं वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, वाक प्लस में, वाक का मतलब होता है बोलना, वाक प्लस में, तो यहाँ क आ रहा है यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है, पंचम वर्ण, म क्या है, पांचवा वर्ण है। तो उसका हमारा नियम क्या कहता है कि जब पहले वर्ण के बाद में जब पांचवा वर्ण आएगा, पंचम वर्ण आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो पहला वर्ण है वो अपने कौन से वर्ण में बदल जाएगा, पांचवें में। तो वाक में का क्या हो गया, वड़म में, क्या हो गया, वड़ में, यहाँ ड़ हो गया, क का क्या हो गया, ड़ हो गया, वड़म में। उसके बाद दिक प्लस नाथ, तो दिक का पहला वर्ण है, यहाँ न पांचवा वर्ण है, तो पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ गया। हमारा नियम कहता है कि ये जो पहला वर्ण है ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो यहाँ होगा, हो जाएगा दृढ़नाथ, क्या हो जाएगा, दृढ़नाथ। उसके बाद अगला है याच प्लस ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कहीं पूछा नहीं गया लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। याचना शब्द आपने कई बार सुना होगा, जब हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कुछ देने के लिए, तो उसे याचना कहते हैं। तो याचना, याच प्लस ना, तो यहाँ च आ गया, च के बाद में ये न पांचवा वर्ण आ गया। नियम हमारा ये कहता है कि जब पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आएगा तो जो पहला वर्ण है वो अपने पांचवा वर्ण में बदलेगा। च का पांचवा वर्ण, पांचवा अक्षर कौन सा होता है, च के वर्ग में, च की लाइन में न्य, तो यहाँ हो जाएगा याचना, क्या हो जाएगा, याच, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, याच प्लस ना का क्या हो जाएगा, यान्या। उसके बाद में अगला है मृत प्लस में, क्या हो रहा है, मृत प्लस में, मृत का मतलब होता है मिट्टी से संबंधित, मृत प्लस में, तो यहाँ ट आ गया, ट के बाद पांचवा वर्ण आ रहा है तो ट अपने पंचवें वर्ण में बदल जाएगा, मृण में हो जाएगा। सट प्लस मुख, तो यहाँ ट आ रहा है, ट के बाद में वही पंचम वर्ण आ रहा है तो ट अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा षणमुख। सत प्लस मार्ग, त आ रहा है, त के बाद पांचवा वर्ण आ रहा है तो ये त अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, हो जाएगा सन्मार्ग, क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। अगला उदाहरण है उत प्लस नति, ये मैंने वो उदाहरण छांटे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से लिखें और याद भी करें। और अगर आपके पास ग्रामर की कोई सहायक बुक है तो और भी उदाहरण है, उनको भी नजर मार लें, देखना जरूरी है। लेकिन मैंने हालांकि मैं छांटने की कोशिश की है। उत प्लस नति का क्या हो जाएगा, त आ गया, पहला वर्ण है, ये न पांचवा वर्ण है, तो हो जाएगा त अपने पंचम वर्ण में बदलेगा, तो त का पंचम वर्ण खुद न ही होता है, तो हो जाएगा उन्नति, क्या हो जाएगा, उन्नति। तत् प्लस में, यहाँ त आ रहा है, त अपना पहला वर्ण है अपने वर्ग का, और ये म पंचम वर्ण है, तो पहले के बाद पंचम आ गया तो इसका मतलब त किसमें बदल जाएगा, अपने पांचवें वर्ण में, त का पांचवा वर्ण होता है न, तो ये आ गया आधा न, तो ये हो गया तत् प्लस में का हो गया तन में। फिर है श्रीमत और नारायण, श्रीमत और नारायण, तो श्रीमत यहाँ त आ गया, पहला वर्ण है, न पांचवा वर्ण है, तो त अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, त का पंचम वर्ण होता है न, तो ये हो जाएगा श्रीमन्नारायण, क्या हो गया, श्रीमन्नारायण। उसके बाद उत प्लस नायक, उत प्लस नायक, त पहला वर्ण है, न पंचम वर्ण है, तो त का वापिस न हो जाएगा, शब्द हो जाएगा उन्नायक, क्या हो जाएगा, उन्नायक। उसके बाद में अप प्लस में, अप प्लस में, प पहला वर्ण है, म पंचम वर्ण है, तो इसका हो जाएगा अम्मे। ये डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प का खुद का पांचवा वर्ण क्या होता है, इस मां से कोई लेना देना नहीं, यहाँ जो वर्ण है वो अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। आपने देखा होगा, यहाँ एक उदाहरण अपन ने देखा था, ये सन्मार्ग वाला, तो ये यहाँ तो भले ही म है लेकिन म का पंचम वर्ण म ही है, लेकिन यहाँ त है, त का पंचम वर्ण न है, तो हमने यहाँ न ही लिखा है, सन्मार्ग लिखा है, तो अप प्लस में का हो गया अम्मे। तो ये था इसका दूसरा नियम, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण से संबंधित हमने कितने नियम देखे थे, 2। उसके बाद अगले वर्गीकरण के अनुसार अपन नियम देखते हैं, ये 2 नियम पूरे हो गए। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि यदि हमारी क्लासें आपको अच्छी लगे तो आप इसे आगे से आगे शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, और हमारे आपके जो मिलने वाले मित्र हैं उन्हें कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।